आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद। हम जैन धर्म कर चुके हैं, बुद्ध धर्म कर चुके हैं। उसके बाद बुद्ध धर्म के दौरान 6 से 5th सेंचुरी के बीच 16 महाजनपद एमर्ज हुए। उन्हीं को हम देखेंगे कि कौन कौन से वो महाजनपद हैं 16, और कैसे उनकी संरचना हुई है और किस प्रकार से अखंड भारत की स्थापना हुई। पहला हमारा है टेरिटोरियल स्टेट एंड फर्स्ट मगधन एम्पायर। 6th सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं कि आयरन का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न बिहार में। कुछ लार्ज टेरिटोरियल स्टेट बन चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं आयरन के हथियार बनने के बाद। ठीक है, आयरन के हथियार बनने के बाद लोग पावरफुल बन गए हैं। क्या हो चुके हैं? लोग पावरफुल हो चुके हैं और वॉरियर क्लास बन चुकी है, यानी कि योद्धा जन्म ले चुके हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर युद्ध कला सीखने लगे हैं लोग, जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी स्टेट फॉर्मेशन में। ठीक है, द राइज ऑफ लार्ज स्टेट विद टाउन्स एज देयर बेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटन एंड टेरिटोरियल आइडिया। ठीक है, यानी कि एक विचार आया, क्षेत्रीय विचार, अपने क्षेत्र को मजबूत करने का विचार। देख लीजिए यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पश्चिमी बिहार और पश्चिमी बिहार में लोहे के क्या होने लगे? उपयोग होने लगे। बड़े बड़े हथियार बनाने लगे, बड़े बड़े प्रैक्टिस करने लगे अपने उन्हीं हथियारों से। किसके लिए? वॉरफेयर्स के लिए, युद्ध के लिए तैयार होने लगे। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन के हिसाब से भी और एक रूलिंग के हिसाब से भी उन्होंने क्या किया, एक विचारधारा बनाई कि हमें एक टेरिटोरियल स्टेट बनाना चाहिए। टेरिटोरियल स्टेट बोलते हैं किसी राजा के अंतर्गत कोई राज्य आने वाला, उसे क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल स्टेट बोला जाता है। यानी कि एक पूरा का पूरा देश, उसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं, अपने आप में स्वतंत्र, अपने आप में इंडिपेंडेंट, उन्हें क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल स्टेट बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, उसी में उन्होंने जो लोहा है, लोहा 1000 भी काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है किस फॉर्मेशन के लिए? अपने टेरिटोरियल स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आयरन हमें पता है कि 1000 बीसी में, और उसमें 4th सेंचुरी बीसी में ही हम किसे देख चुके हैं? 6th सेंचुरी। हेलो शशिकेश। 6th सेंचुरी आज हम पढ़ रहे हैं मगध महाजनपद। ठीक है, हम बुद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, उसके बाद महाजनपद आते हैं, 16 महाजनपद हैं, उन्हीं के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, आपने अभी तक बताया नहीं, इंडिकेट करते हुए अच्छे से समझा सकूं। उसमें हम देखते हैं टेरिटोरियल स्टेट। टेरिटोरियल स्टेट्स के बीच में ही क्यों एमर्ज हुए? क्योंकि आयरन करता ही, ताकि ऐसी बात नहीं है उससे पहले वेपन्स नहीं बने या टोटल कितने इस समय पर जो 5th से 6th सेंचुरी बीसी के स्टेट्स थे टोटल, वो माने तो 21 हैं। ठीक है, लेकिन जो हम मानते हैं वो कितने मानते हैं? केवल 16 मानते हैं। ठीक है, कितने मानते हैं? 16। इसी वजह से हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं। 16 महाजनपद पढ़ते हैं, बिल्कुल 16 महाजनपद। मैंने एक एक महाजनपद को डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि ये डिटेल में पूछता भी है। ठीक है, डिटेल में एग्जाम में पूछता भी है। देखते हैं, ये हैं आपके, यहाँ पर देखते हैं कि 6th से 5th सेंचुरी बीसी के बीच में हाईएस्ट एंटिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना गया है महाजनपद को। ठीक है, 16 महाजनपद हुए। पहला है कुरु, उसके बाद कौशाम्बी, कम्बोज, कौशाली, उसके बाद अंग, अस्माका, अवंती, मगध, मत्स्य, माला, बोगजी, वत्स और पांचाल, और गांधारा, छेदी और चोरसेना। ठीक है, ये आपके 16 महाजनपद हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह प्रशासन की सर्वोच्च इकाई माने जाते थे। ठीक है, सर्वोच्च इकाई क्यों माने जाते थे प्रशासन की? क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र थे, अपने आप में हाईएस्ट बॉडी थे।
किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं था, किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं था। कब तक? जब तक चंद्रगुप्त मौर्य इन सभी 16 महाजनपदों को एक नहीं करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वो पहले राजा थे, सम्राट थे, जिन्होंने सभी पदों को मिलाकर एक भारत राष्ट्र की वो की। वो फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया भी माने जाते हैं। कुरु, कौशाम्बी, कंबोज, कोशाली, अंग, अस्माका, अवंती, मगध, मत्स्य, माला, गोगजी, वत्स, पंचाल और गंधारा, चेदी और शूरसेना। ये आपको याद रखने हैं। 16 के 16 महाजनपदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सब याद होने चाहिए कि हमारे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। क्लियर है? देखते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में कहाँ पर बताया गया है? बुद्ध टेक्स्ट में बताया गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अगर अनगंतर निकाय, क्या है? अनगतर निकाय, उसमें बताया गया है 16 महाजनपद। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अनगंतर निकाय। अनगंतर निकाय में बताया गया है कि 16 महाजनपद हैं। ठीक है, हमें कहाँ से पता लगता है कि 16 महाजनपद हैं? हमें एक लिटरेरी सोर्स, हमें एक किताब से मिलता है, जिसे बुद्धिस्ट किताब है, बुद्धिस्ट पाठ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स है अगंतर निकाय। उसमें लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अष्ट अध्याय, अष्ट अध्याय एक हिंदुइज्म लिटरेचर है, हिंदुइज्म लिटरेचर है, हिंदू धर्म का एक लिटरेचर है अष्ट अध्याय। उसमें माना गया है 21 जनपद है। ठीक है, उसमें क्या माना गया है? 21 महाजनपद है। ठीक है, लेकिन हम किसे ही वैलिडेट मानेंगे? केवल बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगंतर निकाय को ही वैलिडेट मानते हैं, क्योंकि जो अष्टा अध्याय है वो बहुत प्राचीनतम ऋग्वैदिक काल का लिटरेचर है। ठीक है, वो क्या है? ऋग्वैदिक काल का लिटरेचर है। तो 21 महाजनपद हम केवल कब मानते थे? ऋग्वैदिक काल में हम 21 महाजनपद मानते थे। लेकिन 5वीं से 6वीं शताब्दी में, बीसी में क्या माने हमने? केवल 16 महाजनपद माने। नॉर्थ मोस्ट, नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है? कंबोज है। ईस्ट में अंग है, अंग प्रदेश। वेस्ट में मत्स्य प्रदेश है और साउथ में असमा का प्रदेश है। ठीक है, महाजनपद अगंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार 16 महाजनपद हैं। अष्टाध्याय में बल्कि कितने महाजनपद बताए हैं? 21 महाजनपद। और अष्टाध्याय एक हिंदू धर्म का लिटरेरी सोर्स है, जो ऋग्वैदिक पीरियड में लिखा गया था। तो ये कहा जाता है, इस वजह से हम इसे मान्य नहीं करते हैं कि ये काफी प्राचीनतम है। ये हमें किसके बारे में बताता है? ऋग्वैदिक काल के महाजनपदों के बारे में बताता है। ठीक है, उत्तर में सबसे ऊपर कंबोज है, पूर्व में सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो है अंग प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट है मत्स्य प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्र में सबसे लास्ट में पड़ता है असमा का। क्लियर है? देखते हैं लोकेशन महाजनपद की। महाजनपद कहाँ पर है, कैपिटल क्या थी उनकी, और आज की डेट में वो क्षेत्र कहाँ पर है। आज की डेट में हमें पता होना चाहिए ना कि अंग कहाँ पर है, के कर्ण राजा थे। ठीक है, महाभारत काल की डेट में कहाँ पर है? वो भागलपुर बिहार में है। ठीक है, तो संपर महाजनपद 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच क्या कैपिटल रही? चंपा। अंग प्रदेश की क्या कैपिटल थी? चंपा। ये आपको एक एक चीज बारीकी से वो इस प्रॉब्लम रह रही है। चलो देखते हैं अभी। क्लियर है वो इस मेरी? महाजनपद की लोकेशन का हमें पता होना चाहिए। हमें पहली बात तो 16 के 16 महाजनपद मुंह जुबानी याद होने चाहिए कि अंग, मगध, काशी, वत्स्य, वज्जी, कौशल, अवंती, माला। उसके बाद में पांचाल, छेदी, कुरु, मत्र, कंबोज, शोरसेना, अस्मका और गांधार। ठीक है, 16 के 16 महाजनपद आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। उसमें मैं आपको एक अपने ग्रुप पर एक ट्रिक भी डालूंगा इन्हें याद करने की। ठीक है, मैंने खुद ने ट्रिक बनाई है, मुझे उस तरह से याद रहता है, तो क्या पता आपको भी उस तरह से याद रह जाए। आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं अब इजी करने के लिए। ठीक है,
तो ट्रिक से याद रखोगे तो मैंने ये जाना है कि ट्रिक से हम ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद रख पाते हैं। ट्रिक बता देना। हाँ बिल्कुल, मैं ट्रिक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको 16 के 16 महाजनपद अच्छे से याद हो जाएंगे। महाजनपद है अंग, पहला महाजनपद है आपका अंग प्रदेश, जो आपका ईस्टर्न मोस्ट है, यानी कि आप ये देख सकते हैं ये आपका क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन है भारत की। ठीक है, तो ईस्ट मोस्ट यानी कि बिहार के सबसे ईस्ट वाले पार्ट में पड़ता है यहाँ पर। कौन सा? अंग प्रदेश, अंग महाजनपद, जिसकी कैपिटल है चंपा, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में है। दूसरा है एक पावरफुल और इम्पोर्टेंट क्या है, ये महाजनपद है। ठीक है, मगध क्या है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं तो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मगध की लोकेशन के बारे में, मगध के राजाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राजगिरा, इसकी कैपिटल क्या थी? राजगिरा। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कैपिटल रखा है, जैसे पाटलिपुत्र भी रखी है किसी ने, ठीक है, किसी ने राजगिरा रखी है। तो उनको हम जब पढ़ेंगे, जब उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगध की कैपिटल वैसे महाजनपदों में मानी गई है राजगिरा, जो आज के टाइम पर पटना, गया और झारखंड में स्थित है। ठीक है, आज के टाइम पर कहाँ तक फैला हुआ है ये क्षेत्र? पटना में, गया में और झारखंड में। तीसरा आपका महाजनपद आ जाता है काशी, जिसकी कैपिटल है, जिसकी राजधानी है वरुणिशी। जिसकी राजधानी क्या है? वरुणिशी, जो आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न क्षेत्र में है। ये है आपका काशी, वाराणसी, बिल्कुल वाराणसी। ठीक है, वरुणिशी बोला जाता था पहले इसे, वाराणसी या वरुणिशी। ठीक है, या फिर काशी। वत्स्य, वत्स्य है कौशाम्बी। ठीक है, वत्स्य क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका इलाहाबाद में पड़ता है। वज्जी है आपका वैशाली। वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। वैशाली की लोकेशन है आपकी आज के समय पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा, बिहार। ठीक है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा आपके भागलपुर से ऊपर पड़ते हैं बिहार में। ठीक, क्लियर है। यूपी की लोकेशंस तो आपको पता ही होंगी कि इलाहाबाद किस तरफ पड़ता है आपका। उत्तर प्रदेश का जो चारों तरफ की लोकेशंस हैं वो किस तरफ पड़ती हैं आपका, जो मेरठ वाला क्षेत्र वो किस तरफ आता है। ठीक है, कौशल, कौशल श्रावस्ती, फैजाबाद यूपी। ठीक है, फैजाबाद यूपी आपका पड़ता है आगरा, आगरा से बाद में फैजाबाद आता है। ठीक है, अवंती, उज्जैन और महिष्मती नॉर्थ में, यानी कि दो कैपिटल रही हैं, नॉर्थ में उज्जैन और साउथ में महिष्मती। ठीक है, जिसकी आज की लोकेशन है मालवा प्लेटियो। मालवा प्लेटियो आपका मध्य प्रदेश वाला पूरा क्षेत्र आता है मालवा प्लेटियो के अंदर यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है? मालवा प्लेटियो है। तो मध्य प्रदेश वाला पूरा पार्ट किसके अंदर आता है? मालवा प्लेटियो के अंदर आता है। राजस्थान का कुछ पार्ट आता है, काफ़ी अलग है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन या फिर महेशमती। बाहुबली में सुना होगा ना, महिष्मती साम्राज्य। ठीक है, तो वो कहाँ का पार्ट है आपका? मालवा प्लेटियो, यानी कि आपका पूरा उज्जैन वाला पार्ट। ठीक है, यस। हाँ, इससे आप याद रख सकते हो कि महेश्वती किसकी कैपिटल थी, कौन से महाजनपद की? अवंती की। ठीक है, अवंतिका, याद है ना वो नाम, अवंतिका। ठीक है, उससे याद रख सकते हो, वो भी आपकी एक ट्रिक ही है। ठीक है, अवंतिका, महिष्मती, उज्जैन। ठीक है, अवंती उज्जैन को ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अवंती उज्जैन को इस वजह से कहते हैं क्योंकि पहले महाजनपद, ठीक है, महाजनपद था अवंती, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। उसमें महिष्मती अलग जगह थी, साउथ की तरफ को महिष्मती पड़ता है, उज्जैन नॉर्थ की तरफ को पड़ता है। ठीक है, अवंती उस पूरे राज्य को बोला गया, उस पूरे राज्य को अवंती बोला गया, जिसमें महिष्मती उज्जैन सब आ गए। ठीक है, जो मालवा प्लेट्यू पूरे में फैला हुआ था। माला है कुशीनगर, जो आपके देवरिया यूपी में पड़ता है। ठीक है, देवरिया आपका गोरखपुर उस साइड पड़ता है। ठीक है, तो माला की कैपिटल थी कुशीनगर।
नाइन्थ है आपका पांचाल। पांचाल की कैपिटल थी कौंपिल्य। पांचाल की कैपिटल क्या थी? कौंपिल्य। जो आपका आज के डेट में क्या है? बरेली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। पांचाल आपने पढ़ा होगा। पांचाली जो थी वो कहाँ की थी? पांचाल की। तो वहाँ की कैपिटल क्या थी? कौंपिल्य। ठीक है, उस समय भी महाभारत के समय में भी पांचाल की कैपिटल कौंपिल्य ही थी। ठीक है, तो बरेली, बदायूं, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये पड़ता है आपका पांचाल। छेदी। छेदी की कैपिटल थी शक्तिमती। ठीक है, या फिर शक्कामी, जो झांसी बुंदेलखंड में पड़ता है आपका। कुरु। कुरु इम्पोर्टेंट है आपका। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये आपकी पूरा जो पार्ट है ये इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, जिसे कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद के एक महान राजा थे पोरस, जिन्होंने किससे? अलेक्जेंडर से युद्ध किया था। ठीक है, वो कौन से जनपद से थे? कुरु महाजनपद से, जो आपका पंजाब, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिल्कुल। ठीक है, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। मत्र्या। मत्र्या है विराटनगर, जो आपका जयपुर में पड़ता है। ठीक है, कम्बोज है आपका हथकवर, जो या फिर रायपुर, जो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये भारत वाला नहीं है, दूसरा है। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान के पार्ट में पड़ता है कम्बोज। ठीक है, जिसकी कैपिटल थी हथकवर। ठीक है, आज भी इस नाम का क्या है? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है हथकवर के नाम से। ठीक है, सूरसेना एक महाजनपद था, सूरसेना, जो जिसकी कैपिटल है मथुरा। उत्तर प्रदेश मथुरा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो सूरसेना की कैपिटल क्या है? मथुरा। अस्माका। अस्माका की कैपिटल है पाटन। ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र के गोदावरी के क्षेत्र के आसपास गोदावरी नदी है, उसी के महाराष्ट्र के उसी के अराउंड जो क्षेत्र है उसी की कैपिटल क्या है? अस्माका की कैपिटल है पाटन। गांधार। गांधार है आपका तक्षशिला वाला पार्ट। ठीक है, जो पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है? 16 के 16 महाजनपद, उनकी लोकेशन और उनकी प्रेजेंट डे एरिया के बारे में क्लियर है आप लोगों को सभी चीज? ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और याद जब भी रहेगा जब आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रिक, अपनी ट्रिक लगाइए, कुछ मैं ट्रिक देता हूँ उसे लगाइए। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है। राइज ऑफ मगध। मगध के उदय के बारे में देखेंगे। मगध का उदय हुआ। ठीक है, बिम्बिसार को मगध का फर्स्ट किंग माना गया है। डायनेस्टी मानी गई है। 544 बीसी से 412 बीसी के बीच में चार इंपोर्टेंट किंग्स हुए हैं, बिनशत्रु, उदयार और नयनदशक। ठीक है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, इन्हें हमने जैन धर्म, बुद्ध धर्म में भी पढ़ा है। वॉइस डिस्टर्बेंस। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हरियर डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम। मतलब हरियर डायनेस्टी पहली डायनेस्टी है मगध की। 544 बीसी से 412 बीसी। नो सर, क्या नो? क्लियर नहीं है वॉइस? क्या नो, क्या यस? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, चलो, हो गया। ओके, द राइज ऑफ मगध देख रहे हैं हम। मगध में हर्यक डायनेस्टी 544 बीसी से 412 बीसी हर्यक डायनेस्टी की टाइमलाइन है। अब आपको टाइमलाइन याद रखनी है कि कौन सा वंश कब से कब तक चला है, कौन सी जो राजा हैं किसने कब तक राज किया है। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी 544 बीसी से 412 बीसी तक रही है। उसमें चार इंपोर्टेंट किंग्स रहे हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयर और नयन दशक। बिम्बिसार, अजातशत्रु को हमने जैन धर्म और बुद्ध धर्म में भी पढ़ा है। ठीक है, और जब इन्हें देखेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। जब बिम्बिसार के बारे में अलग पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बारे में अलग पढ़ेंगे, उदयर के बारे में, नयन दशक के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से और देखेंगे। उसके बाद में जो मगध के नेक्स्ट डायनेस्टी आई वो आई शिशुनाग डायनेस्टी, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक इन्होंने राज किया, जिसमें दो इम्पोर्टेंट राजा रहे, शिशुनाग और काल अशोक। ठीक है, उसके बाद में
नंद डायनेस्टी, नंदवंश आया। नंदवंश ने 344 बीसी से 322 बीसी राज किया। नंदवंश के दौरान ही इसने आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। ठीक है। इम्पोर्टेंट किंग कौन थे? महापद्मानंद और घनानंद। घनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य एक छत्र, ठीक है, लेकिन घनानंद ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध कोरस का किंग कोरस का साथ दिया था घनानंद अलेक्जेंडर के विरुद्ध। उनकी हत्या में भी इसी ने षड्यंत्र रचा था, उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा था। वो पढ़ेंगे जब हम इन्हें देखेंगे अच्छे से आगे। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। मौर्य वंश 322 बीसी से 184 बीसी तक रहा है। मौर्य वंश के कुछ इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अच्छी खासी छाप छोड़ी है। चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, पूरे भारत के पहले राजा थे। इन्हें चक्रवर्ती सम्राट, पहला चक्रवर्ती सम्राट भी बोला गया है। बिंदुसार इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। फिर ग्रेट अशोका। केवल तीन लोगों के नाम के पीछे ही द ग्रेट लगा है। वो हैं पहले आपके अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, उसके बाद में द ग्रेट अशोका, उसके बाद में द ग्रेट अकबर। ठीक है, तीन लोगों के साथ ही केवल महान जुड़ा है। वो उनके कुछ महान कार्य रहे हैं, तो जब इन्हें पढ़ेंगे उनके महान कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्यों इन्हें महान कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट इनके मौर्य वंश के लास्ट राजा रहे हैं बृहद्रथ। राजा तो इसमें कम से कम 9 राजा रहे हैं मौर्य वंश में। ठीक है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे केवल चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका को। लास्ट हम एक ओवरव्यू देख लेंगे कि बृहद्रथ के बाद में कैसे मौर्य वंश का पतन हो गया। ठीक है। वाई मगध सुपर पावर? 16 महाजनपद, उनमें से केवल को महत्व दे रहे हैं मगध को, तो वो क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मगध सुपर पावर बना नहीं क्यों पूरे भारत पर किया, महाजनपदों को कर लिया। ठीक है, से कवर कर लिया। तो वो हम इसमें में मगध क्यों सुपर पावर बना रहे हैं, कुछ कारण रहे हैं मगध सुपर पावर बने। जैसे उसकी लोकेशन है, उसके एम्बिशियस हैं। लोकेशन देखते हैं, मगध की लोकेशन क्या थी? मगध लोकेशन देखिए राजगिरा, ठीक है, राजगिरा की मगध की अभी क्लियर है आपको वॉइस? दीपिका शिवी वॉइस क्लियर है? वेलकम दीक्षा। अभी भी क्लियर है आप लोगों को? शिवी, दीपिका, दीक्षा क्लियर है? हम मगध पढ़ रहे हैं। मगध महाजनपद हमने देखे, 16 महाजनपद पढ़े हैं। आप लेट हो गए हैं क्लास में। ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर नहीं है? एक काम कीजिए दीपिका, आप अपना पेज रिफ्रेश कीजिए, आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप अपना एक पेज क्लियर कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, वॉइस क्लियर हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि मगध सुपर क्यों है, मगध को सुपर पावर क्यों माना गया है। मगध के कारण रहे हैं क्योंकि उसकी लोकेशन का इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि उसकी लोकेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है मगध को सुपर पावर बनाने में। उसको यह एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है उसकी लोकेशन। जो उसकी कैपिटल थी राजगिरा, कैपिटल मगध वो क्या थी, सराउंडेड थी राजमहल हिल्स से। अभी वो वॉइस ओके, ठीक, बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं मगध की सुपर पावर कारण क्या है। वो आपकी लोकेशन है, जो राजगिरा उसकी कैपिटल थी वो क्या था, राजमहल हिल्स से, राजमहल हिल्स से कवर थी। ये आपका लोकेशन इस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये बिहार वाला पार्ट है, इसका राजगिरा वाला पार्ट है। ठीक है,
इसी को सराउंड किसी ने किया हुआ है, राजमहल हिल्स ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। उसी के ऊपर गंगा नदी है, ठीक है। इस तरफ से क्या जा रही है, गंगा नदी जा रही है, ठीक है। और नीचे से कौन सी नदी है, नीचे से आपकी दामोदर रिवर जा रहा है। तो ये चारों तरफ से क्या हो गया, कवर हो गया है, चारों तरफ से क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये क्या एक सेफ्टी प्रोवाइड कर। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी घनानंद को हराने में, कई वर्ष लगे थे उन्हें, इसी कारण से, क्योंकि जो इनकी कैपिटल है वो काफी सेफ लोकेशन में है। उन्हें पार करने में, उसके बाद में एक पार करने में पूरा, आज मैं हिल्स पहाड़ियों को पार करने में, से युद्ध लड़ने में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को इसी वजह से इसे जीतने को वो भी माना गया है। साथ आचार्य चाणक्य थे, वो कई गुप्त मार्ग जानते थे। सीधी आपको सर पे बोझ क्लियर आ रही है तो मेरी अब नहीं आ रही है आपको। वॉइस में आज प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। देख लेते हैं। वैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, रेन की वजह से प्रॉब्लम होती है, हाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से भी नेटवर्क प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी देख लेते हैं, कितनी अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है किसी भी स्टेट की लोकेशन, और किसी महाजनपद को नहीं थी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग क्लास तो डेली डालता हूँ, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, आयरन की प्रचुरता है इस क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मॉडर्न वेपन्स बनाए जा रहे हैं, मॉडर्न वेपन्स के साथ वो वॉरफेयर टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, सुपर पावर हो जाती है, उनके पास हर चीज़ की अवेबिलिटी है, उनके पास आयरन और है, एग्रीकल्चर जितनी भी फसल हैं वो सभी, क्योंकि वहाँ पर गंगा और दामोदर दो नदियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छा है, तो उसके कारण उन पे हर चीज़ की एबंडेंस है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो रिसोर्सेज से भी मजबूत हैं, ठीक है। नेचर एम्बिशियस ऑफ रूलर्स, वेरी एम्बिशियस रूलर्स, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रूलर्स रहे हैं, जैसे आपके धनानंद ले लो, महापद्मानंद ले लो, ठीक है, बिंबिसार ले लो, अजातशत्रु ले लो, काल अशोक ले लो, बिंदुसार ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य, जितने भी राजा रहे हैं सब एम्बिशियस रहे हैं, इंटेलेक्चुअल रहे हैं, सब विचाराधीन रहे हैं, सब अच्छे से विचार करने वाले। आचार्य चाणक्य जैसे गुरु मिले हैं उन्हें, ठीक है। इकोनॉमिकली एबल हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अच्छे से है, आयरन एबंडेंस है, पावरफुल हैं, ठीक है, क्योंकि वो वॉरफेयर अच्छे से कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी युद्ध लड़े, ठीक। इसी वजह से उन्हें एक एज मिल जाता है सुपर पावर बनने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मगध एक मगध शक्ति के रूप में उभरता है, स्थान की वजह से, ठीक है, लोकेशन की वजह से, क्योंकि राजगिरा इसकी कैपिटल है, मगध की राजधानी, उत्तर में राजमहल पहाड़ियों से और गंगा नदी से घिरा हुई है। साधनों की उपलब्धता है, बिल्कुल लोहे की प्रचुरता है, लोहा पूरी अच्छी है, कृषि प्रौद्योगिकी अच्छी से है, आधुनिक हथियार हैं लोहे की वजह से, ठीक है। शासकों का स्वाभिमान, महत्वाकांक्षी शासक रहे हैं, ठीक है। महत्वाकांक्षा किस तरह से, कि स्वाभिमान से, महत्वाकांक्षी, हम पूरा विश्व जीतेंगे, उस तरह से वो निकले। कुछ महापद्मानंद घनानंद जैसे ऐसे भी लोग निकले कि उन्होंने बीच में ये ठान लिया कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, ठीक है। लगभग 15 महाजनपदों को मौर्य से पहले आनंद ने जीत लिया था, ठीक है। तो वो विश्व विजय पर निकला था। अगर वो विश्व विजय पर निकलता तो वो अलेक्जेंडर को रास्ते में हराता, ठीक है। माना यह जाता है कि
इतनी शक्ति रखता था कि वो अलेक्जेंडर को हरा सके, लेकिन उससे पहले ही पोरस ने कहाँ पर हरा दिया, पंजाब वाले क्षेत्र में, मगध तक आने ही नहीं दिया। ठीक है, युद्ध लड़ा था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया था महापद्मानंद धनानंद। तो महत्वाकांक्षी राजा रहे हैं, काफी औद्योगिक रहे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम रहे हैं, शक्तिशाली रहे हैं, काफी चीजों के माध्यम से। आगे आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आपको अगर कोई डाउट है यहाँ तक महाजनपदों में या फिर मगध में तो पूछ लीजिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं महाजनपदों को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, महाजनपद है, हमें महाजनपद 16 के 16 महाजनपदों का पता होना चाहिए। तो एक बार आप मगध की सारी डायनेस्टीज को किस तरह से याद रख सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट साम्राज्य रहे हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक मैंने खुद की है, हमारे गुरु ने बताई थी, सर ने बताई थी। हसीना मान जाएगी, ठीक है, हसीना है से हरियत, से शिशुनाग, सीना, फिर मैं से मौर्य वंश, ठीक है, उसके बाद में उसी तरह से। तो ये आपको याद रखने में इम्पोर्टेंट रहेगी। हरियत डायनेस्टी, हरियत वंश, हसीना, शिशुनाग वंश, ठीक है, फिर मौर्य वंश मान जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा, इससे क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक हैं महाजनपद को याद रखने की, वो मैं आपको शेयर, ठीक है। 16 महाजनपद हैं, देख लेते हैं। पांचाल, छेदी, कुरु, मत्र्य, कना, अस्माका, गांधार और आपके हैं अंग, मगध, काशी, वत्स्य, वज्जी और कौशल और अवनीति और माला, ठीक है। ट्रिक तो अच्छी है, हाँ हाँ, ट्रिक थोड़ी सी ऐसी ही है, ट्रिक ऐसी होती है जिस तरह से आप लोगों को याद हो, ट्रिक वैसी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे लिए कोई और ट्रिक काम करती हो, क्या पता आपके लिए कोई और ट्रिक काम करती हो, तो ट्रिक वैसी हो जैसी आपके लिए अच्छी हो, आप याद रख सको, ठीक है। मैं कुछ और चीज़ से याद रख सकता हूँ, आप कुछ और चीज़ से, जिससे आप अपने आप को रिलेट कर सकें, ठीक है। ट्रिक वैसी बनाओ, आप कोशिश करो कि आप अगर खुद चीज़ों को एनालाइज करोगे, खुद चीज़ों को पढ़ोगे, कुछ चीज़ों के लिए ट्रिक बनाओगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। हो सकता है कि आपको उसमें आप ट्रिक बनाने के चक्कर में उसे इतनी बार पढ़ लो कि आपको फिर बाद में ट्रिक की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको यूँ ही याद रह जाए, ठीक है। तो ये होता है ट्रिक का फ़ायदा, ये है कि आपने ट्रिक देखी किसी और की, ठीक, तो वो आपको अच्छे से याद हो गया, ठीक है। ट्रिक वो बेस्ट है जो आप खुद बनाओ, ट्रिक वो बेस्ट है जो आप खुद बनाओ। महाजनपद में पहला महाजनपद देखा अंग, जो आपका ईस्ट में सबसे ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद माना गया है 16 के 16 महाजनपदों में, यानी कि जो आपका पूरब की दिशा में सबसे पूर्वी महाजनपद माना गया है अंग प्रदेश, जिसकी कैपिटल है चंपा। चंपा प्रेजेंट डे में भागलपुर बिहार में है। दूसरा है मगध, ठीक है। मगध एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है जिसकी कैपिटल राजगिरा है, जो आपका पटना, गया और झारखंड में फैला हुआ है आज की डेट में। तीसरा है काशी, काशी है वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य, कौशाम्बी आपका इलाहाबाद में है। तीसरा है वज्जी, वज्जी वैशाली आपका मुजफ्फरनगर दरभंगा बिहार में है, मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार। कौशल, श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। अवंती उज्जैन और महिष्मती है, जिसकी दो कैपिटल्स थी, नॉर्थ की अलग और साउथ की अलग। तो ये मालवा प्लेट्यू में है। और आपका माला कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं पांचाल। पांचाल की कैपिटल है काम्पिल्य, जो आपका बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। छेदी आपका शक्तिमती है, शक्तकामी भी बोलते हैं, झांसी बुंदेलखंड। कुरु इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर दिल्ली पंजाब हरियाणा। मत्र्य विराटनगर जयपुर कम्बोज तटकवर अफगानिस्तान। शूरसेना मथुरा उत्तर प्रदेश। पाटन अस्माका की है कैपिटल, जो आपका महाराष्ट्र के गोदावरी वाले क्षेत्र को बोला जाता है। गांधार आपका तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है आपकी, वो कहाँ पर है, गांधार पंजाब के पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपके 16 महाजनपद हैं। तो इन महाजनपदों में आपको पता होना चाहिए कौन सा नॉर्थ मोस्ट, कौन सा ईस्टर्न मोस्ट है, कौन सा साउथर्न मोस्ट है,
और कौन सा तो उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा है, कम्बोज है, ठीक है, जो आपका कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। पूरब में सबसे पूर्वी अंग है, ठीक है, अंग कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में। वेस्टर्न मोस्ट मत्स्य है, ठीक है, मत्स्य कहाँ पर पड़ता है आपका, गोदावरी वाले पार्ट पर, महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणी और वेस्ट में, ठीक है, और आपका सबसे दक्षिणी असम का है, ठीक है, ये आपका साउथ में पड़ता है। क्लियर है। महाजनपद क्लियर हुए आज कि महाजनपद सबसे पावरफुल महाजनपद के बारे में, मगध की लोकेशन के बारे में सभी चीज़ क्लियर है ना। यहाँ पर हम आज की क्लास को रैप अप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कल मिलते हैं आगे से, ठीक है। मगध पढ़ेंगे, मगध में हर एक डायनेस्टी पढ़ेंगे, बिंबिसार को पढ़ेंगे, अजातशत्रु को पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं सब को पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि किस तरह से मगध और उनके राजाओं का विस्तार हुआ, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, वहाँ की सोशल लाइफ देखेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में यही रैप अप करते हैं, कल मिलते हैं इसी समय नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।